ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुनील गोयल, प्राध्यापक एवं डीन, समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप सभी विद्यार्थियों, आदरणीय प्राध्यापक गणों तथा देवियों और सज्जनों का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन तथा रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एवं संचालित इस वीडियो कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज की इकाई 2 के अंतर्गत आयोजित आज के इस वीडियो कार्यक्रम का शीर्षक है कृषक तनाव। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कृषक तनाव क्या होता है, कृषक तनाव की अवधारणा क्या है, कृषक तनाव क्यों होता है, कृषक तनाव होने के कारण क्या क्या हैं तथा कृषक तनाव को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में वस्तु स्थिति से अवगत हो सकेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम रही है। भारत के लोग कृषि को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा का दायित्व भी कृषि के ऊपर ही होता है। चाहे वह पहाड़ की बात करें, चाहे वृक्षों की बात करें, चाहे हम नदी की बात करें, चाहे हम जीव जंतुओं की रक्षा की बात करें, इसका सर्वाधिक दारोमदार कृषि पर ही आता है। यदि हम वर्ष 2011 की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनगणना को देखते हैं तो इसके अंतर्गत 54.4% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर थी, ताकि कृषि के महत्वपूर्ण कामों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। वर्तमान कीमतों के अनुसार वर्ष 1950-51 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 51.81% था, जो वर्ष 18-19 में 18 से 20% रह गया है और ये लगातार पिछले वर्षों में कम होता जा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान गिरकर अब 17.4% ही रह गया है। आज तक हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसान को वस्तुतः साधने के मायने क्या हैं। उन्हें किसान कहते हैं, उन्हें कृषक कहते हैं जिनकी अपनी जमीन होती है या जो हल जोतते हैं। धनी किसान वे किसान होते हैं जो ग्रामीण गृहस्थ उत्पादन भी का साधन रखते हैं। वह भूमि को स्वयं ग्रहण करता है, भूमि पर स्वयं श्रम करता है तथा भूमि पर हल भी स्वयं ही चलाता है। आखिर यदि हम बात करते हैं तो ये किसान की अवधारणा यदि व्यापक रूप में हम चर्चा करना चाहें तो होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फार्मर्स? आखिर ये पीजेंट सोसाइटी हमारी
होती क्या है? कृषक शब्द को यदि हम अनेक समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं में देखना चाहें तो समाज वैज्ञानिक रेडफील्ड ने तर्क दिया है कि कृषक से छोटे उत्पादन करता है जो केवल उपयोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय किसान नीति में भी कृषक शब्द के अंतर्गत वे ही लोगों को शामिल किया गया है जो भूमिहीन होते हैं, दूसरे की खेती पर काम करते हैं, दूसरे के यहाँ श्रमिक के बतौर काम करते हैं, दूसरे की खेत में हल जोतते हैं, साथ ही बटाईदार, आड़त वाले किसान, लघु, सीमांत और इस प्रकार के ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है जो खेती और किसानी से संबंधित काम करते हैं। कृषि संबंधित व्यवसायों जैसे रेशम पालन, कृषि संबंधित व्यवसाय जैसे कृषि पालन के अनेक कार्यों, चाहे वह गाय पालन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के मवेशी पालन से संबंधित हो, उनको भी जो है कृषि में राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब कृषक तनाव वाकई में होता क्या है? आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार से कृषकों के आंदोलन चलते आए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व किसानों ने किस प्रकार से अपने हितों के रक्षार्थ आंदोलन किए हैं। भारतीय संस्कृति में पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, संस्कार, कर्मकांड खेती से जुड़े होते हैं। खेती ही भारत के आत्मनिर्भर होने का मूल आधार भी है। लेकिन अंग्रेजों ने, यदि हम देखा जाए, जब हम बात करते हैं भारतीय समाज की, जब हम बात करते हैं भारतीय कृषकों की, तो भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए भूमि व्यवस्था को बदलकर उन्होंने जमींदारी प्रथा आरंभ की थी। इसमें वास्तविक किसान निरंतर गरीब होते चले गए। वास्तविक किसान अपने खेतों को, अपनी जमीन को खोते चले गए और जमीन लगातार जमींदारों के पास में चली जाती रही। खेती पर देश को आत्मनिर्भरता से मुक्त करने का प्रयास लगातार अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश में किया। भारत में किसान आंदोलन का लगभग 200 वर्षों का इतिहास है। 19वीं शताब्दी में बंगाल का संथाल एवं विद्रोह के साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने आंदोलन किया था वह सर्वविदित है। भारतीय किसान आंदोलन की राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन का भी अटूट रिश्ता रहा था। अप्रैल 1917 की यदि मैं बात करूं तो भील कृषकों द्वारा बिहार में चंपारण जिले में नेतृत्व, अंग्रेजी हुकूमत के नेतृत्व के खिलाफ व्यापक रूप से रोष व्यक्त किया गया। व्यापक रूप से आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की गई। इसका मूल उद्देश्य था खेती को, कृषकों की जमीनों को जमींदारों से मुक्त कराना, खेती पर मूल जमीनों के मालिक का अधिकार प्राप्त करना ताकि वे स्वयं अपनी जमीनों पर जाकर खेती कर सकें। उन्हें न्याय दिलाना, उन्हें खास तौर से अपनी खेती में जमीनों पर मालिकाना हक दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसान आंदोलन में जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे उभरे थे उन सब राष्ट्रीय मुद्दों को एकत्रित इस आंदोलन के द्वारा किया गया और देश भर के किसानों से यह आह्वान किया गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, वे अपने अधिकारों के प्रति उन्मुख हो जाएं और उनमें एक नई चेतना का विकास करने का इस आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया। यदि स्वतंत्रता पूर्व की ओर में बात करूं तो 1920 से 1932 के बीच में अवध, पंजाब और बिहार में हुए अधिकांश किसान आंदोलन मध्य वर्गीय संपन्न किसानों द्वारा चलाए गए थे। विश्व आर्थिक संकट
1925 से 30 के फलस्वरूप किसानों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। मंदी के कारण किसानों को अपनी उपजों का कीमत बहुत कम मिल रही थी। उपजों की कीमत लगातार गिर रही थी। यह स्थिति उन्हें संघर्ष की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। यदि मैं 1930 के सिविल आंदोलन की मैं बात करूं तो उसमें भी प्रमुख योगदान हमारे देश के किसानों का ही रहा था। यदि मैं 1937 के किसान आंदोलन को यदि हम देखेंगे तो यहाँ से किसानों के आंदोलन का एक नया दौर शुरू हो चुका था। वर्ष 1937 में 39 लाख किसानों द्वारा अपने उत्कर्ष को चुनौती देने का काम ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष किया गया था। किसानों की जागरूकता को आगे बढ़ाना, किसानों में जागरूकता पैदा करना, अपने जमीन के प्रति लगाव को, अपनी जमीन को पुनः हासिल करने के लिए उनमें एक जागरूकता उत्पन्न करने का इस आंदोलन के माध्यम से पुनः प्रयास किया गया था। किसान आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण रुक सा गया। इसके बाद युद्ध समाप्त होने पर पंजाब और बिहार से यह मांग उठी कि तुरंत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। तेलंगाना में किसानों ने संगठित रूप से जमींदारों के अत्याचार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये तो बात थी कि स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार से किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। इसके बाद आइए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात किसानों की भूमिका क्या रही। किसानों ने किस प्रकार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों ने किस प्रकार अपनी भूमि पर पुनः कब्जा करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला, भारत सरकार को विवश किया, किस प्रकार से नई आर्थिक नीतियों के तहत, किस प्रकार से नए किसानों के कार्यक्रमों के तहत, उनके लिए किस प्रकार से नई पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किसानों का विकास किया गया। ये सब मूलतः किसान आंदोलन के फलस्वरूप ही किसानों ने हासिल किया गया था। आइए एक नजर हम डालते हैं स्वतंत्रता के पश्चात किसान आंदोलन पर। जैसा कि हमने अभी बात की है, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में सिर्फ 19 से 20% का अंतर ही दिखाई देता है। समृद्ध किसानों की मैं बात करूं तो उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। आज भी खेती किसानी बहुत ही गहरे संकट में है। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि किसानों को, खेती किसानी को किस प्रकार से लाभ का धंधा बनाया जाए। खेती के विकास को हरित क्रांति का कंपनियों के पक्ष में ही एक समर्थन के रूप में लगातार स्वतंत्रता के बाद भी देखा जा सकता है। भारत की पहचान जहां उन्नत खेती तथा खेती से जुड़े उद्योगों, खेती से जुड़े उत्पादों, खेती से जुड़े कारोबारों को जहां स्वतंत्रता के बाद प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, ऐसे उद्योगों को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, ऐसे व्यवसायों को जो प्राथमिकता, उसमें जो है निरंतर जो है अभाव देखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राज्य के संरक्षण में प्रायः सभी राज्यों में भूमि सुधार आंदोलन को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई थी। परंतु फिर भी बहुत खेद का विषय है कि अब विगत लगभग 75 वर्षों में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से भूमि सुधारों को गति मिलनी चाहिए थी, वह गति आज भी नहीं मिल पाई है। हालांकि राज्य सरकारें लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें लगातार इसके लिए कार्यक्रम बना रही है, राज्य सरकारें लगातार हमारे देश के किसानों को इसके लिए जागरूक भी कर रही है। मैं पिछले 3 दशकों की विशेष रूप से बात करूं तो अनेक सशक्त किसान आंदोलन इस दौरान देखने में आए हैं। चाहे वह देश का तमिलनाडु राज्य हो, चाहे देश के कर्नाटक की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे मैं गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों की मैं बात करूं,
तो वहां पे लाखों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। इसके पश्चात उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी लगातार किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते रहे हैं। किसानों के बड़े बड़े धरने, किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां भी लगातार आयोजित होती रही है। इसमें लाखों किसान लगातार भाग ले रहे हैं। किसानों का शोषण, कृषि उपज का उचित दाम, किसानों पर बढ़ता कर्ज, किसानों पर बढ़ते हुए शुल्क, बिजली के बढ़ते हुए दाम, खेती किसानी में काम आने वाले औजार, खेती किसानी में काम आने वाले उपकरण, खेती किसानी में काम आने वाली मशीनों के दाम निरंतर बढ़ना इन किसान आंदोलन के लगातार प्रमुख मुद्दे रहे हैं। परंतु इन किसानों की मांगे पूरी होना तो दूर, उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। वैश्वीकरण की नीतियां, भूमंडलीकरण की नीतियां, नई आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या लगातार कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं नेशनल अकाउंट्स डाटा की, तो उसके अनुसार कृषि अपने बहुत ही बुरे दौर से अभी गुजर रही है। सरकारी आंकड़ों की भी मैं बात करूं तो उसमें भी यह उभर कर लगातार सामने आ रहा है कि प्रति वर्ष औसतन 15,166 किसान विभिन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इनमें लगभग 72% ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। मित्रों, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो है हमारी असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। ये आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जो उस असंवेदनशीलता को दर्शा रहे हैं जिसके प्रति हम निरंतर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। निरंतर हम चिंता व्यक्त करते रहते हैं। भारत सरकार भी निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। प्रयासों में अनेक प्रयास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम ब्याज दरों पर किसानों को ऋण प्रदान करना, किसानों को खेती किसानी में काम आने वाले औजार, किसानों को खेती किसानी में काम आने वाली मशीनों, तकनीकों को कम दाम पर अनुदान देकर उन्हें उपलब्ध कराना, कम दाम पर उन्हें उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध कराना, कम दाम पर उन्हें खाद उपलब्ध कराना, कम दाम पर उनको दवाइयां उपलब्ध कराना। ऐसी अनेक योजनाएं भारत सरकार की और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से लगातार चल रही है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि इसके बावजूद भी किसानों का असंतोष कम नहीं हो रहा है। किसानों का असंतोष थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है, खेती और किसानों पर संकट अभी भी बरकरार है। जैसा मैंने आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का योगदान, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग 20% है। और सबसे ज्यादा रोजगार गरीब तबके की बात कर ले, हम ऐसे लोगों की बात कर ले जिसके पास अपनी स्वयं की जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों की बात करें जो सुदूरवर्ती जंगलों में रहते हैं, सुदूरवर्ती गांवों में रहते हैं, जहां पे मूलभूत साधनों का भी अभाव है। यदि उनके पास यदि रोजगार का कोई साधन है तो वह है खेती किसानी, वह है कृषि। और यही कारण है कि आज भी
भारत की लगभग 60% जनसंख्या खेती पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और इस 60% में भी यदि मैं सिंचाई के साधनों की बात करूं तो केवल 40% मात्र किसानों के पास सिंचाई के साधन आज उपलब्ध हैं। आजादी के बाद पिछले 75 सालों से फसलों के सही दामों की मांग हमारे किसानों द्वारा, हमारे कृषकों द्वारा लगातार की जा रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। और इसी दृष्टिकोण को, इसी आधार को सामने रखते हुए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली शुरू की। शुरुआत में केवल यह गेहूं और धान के लिए यह व्यवस्था की गई थी, परंतु वर्ष 1986 में यह 22 जिलों में लागू करके अनेक फसलों को इसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात करूं या भारत सरकार की बात करूं, उसे शामिल कर लिया गया था। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि को छोड़कर कहीं भी न्यूनतम समर्पण मूल्य पर फसल खरीदने की कोई व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। परिणाम यह होता था कि पूरे साल किसान मेहनत करता था, अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसे लागत मूल्य भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। ज्यादातर मुनाफा बिचौलिए कमा लेते थे, ज्यादातर मुनाफा बिचौलिए खा जाते थे। और इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर, इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए भारत सरकार ने किसान आयोग भी बनाए समय समय पर। तो सरकार का यह प्रयास लगातार रहा है कि कुछ ऐसी भी फसलें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है, उन्हें भी किसी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल किया जाए। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि अनाज क्रय केंद्र पर दलालों की मिलीभगत से अनाज व्यवसायी ही किसानों का जो लागत मूल्य है उसे कम करके उन्हें प्रदान करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जमींदार किसानों से जमीन छीनने के बाद उनका शोषण प्रारंभ कर देते हैं। और यही मूलतः, यदि किसान आंदोलन की यदि हम बात करते हैं, कृषक तनाव की यदि हम बात करते हैं, तो इसके पीछे यदि मूलतः यदि कोई कारण छुपा हुआ है तो वह कारण यही है कि जमींदारों द्वारा बल प्रयोग करके जबरदस्ती किसानों की जमीन पर कब्जा करना। और कब्जा करना तो वहां तक ठीक है, कब्जा करने के पश्चात किसानों का और उनके परिवारों का शोषण प्रारंभ कर देना। और इस शोषण का एकजुट होकर जब किसान विरोध करने लग जाते हैं तो इन जमींदारों द्वारा, तथाकथित जमींदारों द्वारा यह कहा जाता है कि किसानों ने गुट बनाकर जो है हम पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है, किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और विरोध इस बात का था मूलतः कि किसानों को उनकी जमीन से बलपूर्वक हटाया जा रहा था। और इसके विरोध में किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मित्रों, यदि सिलसिलेवार एक बार पुनः यदि हम इस कृषक तनाव के पीछे यदि जो किसान आंदोलन हुआ है उसके बारे में यदि नजर डालें तो
नजर हमारी जाती है 1885 के भूमि किराएदार अधिनियम पर। भारत को यहां तक किसान आंदोलन के संदर्भ में 3 चरणों में मुख्यतः देखा जाता था। पहला चरण, यदि जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है, 1857 से 1921 तक। इस दौरान किसान आंदोलन की गति बहुत धीमी रही, क्योंकि किसानों को सुव्यवस्थित रूप से नेतृत्व यहां पर नहीं मिल पाया था। दूसरा चरण यदि हम बात करते हैं तो यह 1923 से प्रारंभ हुआ और जो कि स्वतंत्रता के पूर्व 1946 तक चला। यह वह कार्यकाल था, यह वह पीरियड था जिस दौरान किसान एक प्रबल वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए और उनकी समस्याओं को ऊंची आवाज में व्यवस्थित ढंग से सरकार के समक्ष उठाया गया। तीसरा चरण आता है आजादी के बाद का, स्वतंत्रता के बाद का। स्वतंत्रता के पश्चात भी सरकार जब किसानों की समस्याओं का सही ढंग से सही समाधान तलाशने में असमर्थ रही तो किसान आंदोलन पर उतर गए। इन तीनों चरणों का मैंने विस्तार से विवरण देने का यहां पर इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से प्रयास किया है। 1857 से 1921 में शोषण और लगान में अंग्रेजी सरकार ने लगातार वृद्धि की और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा ब्रिटिश हुकूमत की तरफ लगातार बढ़ता चला गया। इस दौरान अनेकों बार देश की जनता को भूखमरी का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और यह वह दौर था जब किसानों को सड़क पर उतरकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में। और मुख्यतः 2 बातें इसमें प्रमुख थी: लगान में वृद्धि, शोषण में लगातार बढ़ोतरी। द्वितीय चरण 1923 से 1946, जब पूंजीपति लगातार अपनी संपत्ति में वृद्धि कर रहे थे, पूंजीपति लगातार किसानों का शोषण कर रहे थे और यह शोषक वर्ग पूंजीपतियों के साथ में खड़ा था, ब्रिटिश हुकूमत के साथ में खड़ा था। किसानों में यह कश्मकश लगातार जारी थी कि हम इस आंदोलन का नेता किसे चुने। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, शोषण की अगुवाई करने के लिए उन्हें एक उचित नेतृत्व की तलाश थी। 1935 में किसानों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने अखिल भारतीय किसान सभा के साथ बैठक भी बुलाई और उन दिनों भारत में मौजूद समाजवादी दल, साम्यवादी दलों ने किसानों का व्यापक रूप से समर्थन भी किया। और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में एंटी सेटलमेंट एजिटेशन, बिहार जमींदारी उन्मूलन आंदोलन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो दक्षिण भारत में अन्यायपूर्ण वन कानून के विरोध विद्रोह लगातार प्रारंभ होते चले गए। और तीसरा चरण, जैसा मैंने आप सभी से जिक्र किया है, वह था आजादी के बाद का चरण, जिसमें प्रमुख रूप से जो आंदोलन हमारे सामने आते हैं वह है नील आंदोलन, भोपला आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। यहां पर मुख्य रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा
जो आंदोलन हमारे दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक सहित आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में किसानों के हित के लिए शुरू हुए हैं, इन आंदोलनों को रोकने के प्रयास भारत की चुनी हुई सरकार ने भी खूब किए, परंतु वह असफल रही। और जब सरकार इन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास कर रही थी, तब लगातार किसानों की ओर से यह आरोप सरकार पर लगते रहे कि किसान पूंजीपति वर्ग के हाथ में है, कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों के हाथ में एक सरकार है। पूंजीपति सरकार का संचालन पीछे से कर रहे हैं, परंतु देश का साम्यवादी दल लगातार किसानों के, लगातार मजदूरों के हित के लिए आंदोलन चलाता रहा। आंदोलन के माध्यम से सरकार से लगातार लड़ाई लड़ता रहा, परंतु फिर भी धरातलीय स्तर पर इनकी संख्या बहुत कम थी। यह सरकारी फैसलों को डिगाने में या सरकारी फैसलों को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों में चेतना आती गई, जैसे जैसे हमारे कृषकों में चेतना आती गई, वैसे वैसे यह सुधार आंदोलन गति पकड़ते चले गए। और उसी का आज परिणाम है। यदि हम बात करें भू अधिकार कानून की, यदि हम बात करें भूमि पर किसानों के मालिकाना हक की, यदि हम बात करें गुड गवर्नेंस की यानी कि सुशासन की, किसानों को, कृषकों को सुशासन कैसे मिले, उन्हें अपनी भूमि पर मालिकाना हक कैसे मिले, उसे लगातार सरल करने की प्रक्रिया सरकार ने प्रारंभ की है और लगातार यह चलने वाली प्रक्रिया है। और जिस तरह से समर्थन मूल्य की मैं बात करूं, जिस तरह से किसानों के लिए योजनाएं बहुत प्राथमिकता से भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों द्वारा लगातार बनाई जा रही हैं, उससे निश्चित तौर पर किसान अब विकास की ओर, किसान अब प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि कृषक तनाव में भी अब कमी आने लग गई है। देश का किसान अब लड़ने की बजाय, आंदोलन करने की बजाय या सरकार का विरोध करने के बजाय अब विकास की बात करने लग गया है, अब देश की प्रगति की बात करने लग गया है। किस प्रकार से हम व्यावसायिक फसलों के माध्यम से अपने कृषकों का, अपने किसानों का भला कर सकते हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, खेती किसानी को उन्हें लाभ का धंधा बनाकर दे सकते हैं, इस पर अब हमारा केंद्र बिंदु जो है यही रह गया है। किसानों की आय को दुगुना करना, किसानों की आय को तिगुना करना, किसानों की आय को बढ़ाना, बैंकों के माध्यम से उन्हें उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना, चाहे हम योजनाओं की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं, चाहे ऋण माफी जैसी योजनाएं, चाहे कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने वाली योजनाएं, ऐसी अनेक सरकार ने योजनाएं लागू की है, जिसके माध्यम से किसान हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। और इससे कृषकों में जो तनाव था वह लगातार कम होने में देखने को मिल रहा है। और सरकार की नीतियां इस बात का द्योतक है कि सरकार की नीतियां अब हमारे समक्ष जब आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सफल हो रही हैं और लगातार हम अपने देश के किसानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करते जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में
मैं आज के इस वीडियो प्रोग्राम को विराम देना चाहूंगा। आशा है किसान तनाव से संबंधित अवधारणाओं का जो मैंने विवेचन किया है, जो कारण उनके थे, जो इतिहास स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, निश्चित तौर पर उसे समझने में आपको सहायता मिली होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।